Namaste students. Today we will study about the topic our government और इस our government हमारी सरकार में स्पेशली टुडे वी विल स्टडी अबाउट द स्टेट गवर्नमेंट। हम लोग खास करके स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट, व्हाई वी हैव नीड ऑफ ए स्टेट गवर्नमेंट, हमको स्टेट गवर्नमेंट की जरूरत क्यों है। हम जानते हैं कि the population of India is so high, so much that we cannot control by the help of a single government. So each states have its own government. इसलिए सभी राज्यों का अपना अपना गवर्नमेंट है। Dear student, at this time, according to population, India is at second rank after China, and according to area, it is at the 7th place after. For remembering, you can see the trick RCCUBA, RC क्यूबा जिसको बोलते हैं, रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद हमारा जो 7वां कंट्री है वो है इंडिया अकॉर्डिंग टू एरिया। सो इन सच कंडीशन टू गवर्न ए वास्ट कंट्री दैट इज इम्पॉसिबल। सो वी आर डिवाइडेड इनटू 28 states and 8 union territory. Dear student, the name of 8 union territories just you will see in the video, and you will also remember the name of that union territories. आप लोग अभी इसके तुरंत इसमें देखेंगे कि कौन कौन से यूनियन टेरिटोरीज हैं, कुछ चेंजिंग हुआ है उसको ध्यान से देख लेंगे और उसको याद भी कर लेंगे। Dear student, each states have its own government and union territory. These are administered by President of India, but President does not directly govern the union territories. He governs the union territories through लेफ्टिनेंट गवर्नर। वो किसके द्वारा उसको गवर्न करता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर की सहायता से या चीफ कमिश्नर जिसको बोलते हैं मुख्य आयुक्त, इनकी सहायता से वह यूनियन टेरिटोरी को गवर्न करने का काम करता है। नाउ वी आर सीइंग दैट देयर आर द टू टाइप ऑफ गवर्नमेंट। फर्स्ट इज द स्टेट गवर्नमेंट एंड सेकेंड इज द यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। But in previous class you have read that there were 3 type of government: local self government, state government and सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जिसमें आप लोगों को लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बता दिया गया था। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की काउंटिंग यहाँ पर इसलिए नहीं की जा रही है क्योंकि वह कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ मेकिंग बॉडी नहीं है, वह कोई लीगल कानून बनाने का, कॉन्स्टिट्यूशनल कानून बनाने का अधिकार उसको नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर हम लोग सिर्फ 2 गवर्नमेंट का चर्चा करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। डियर स्टूडेंट, बोथ गवर्नमेंट वर्क इन देयर ओन सब्जेक्ट एंड और डिपार्टमेंट। यह जो दोनों गवर्नमेंट हैं, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों प्रकार की गवर्नमेंट्स के अपने अपने सब्जेक्ट हैं, अपने अपने डिपार्टमेंट हैं और वे अपने अपने डिपार्टमेंट में ही कानून बनाने का काम करते हैं। डियर स्टूडेंट, नाउ वी विल डिवाइड द डिपार्टमेंट और सब्जेक्ट्स इनटू 3 पार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो जो सब्जेक्ट्स हैं जिस पर इनको कानून बनाने का अधिकार होता है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसको हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। जिसमें पावर सब डिवीजन में है कि पावर्स जो होंगे वो 2 पार्ट में डिवाइड होंगे, स्टेट गवर्नमेंट में और सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो कुछ जो पावर्स होंगे स्टेट गवर्नमेंट के पास होंगे और कुछ पावर्स जो होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होंगे। तो उस पावर्स को ही क्या बोला जा रहा है? सब्जेक्ट या डिपार्टमेंट। अब वो डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं
There are the total number of departments are divided into 3 parts. First is union list, second is state list and third is concurrent list. यूनियन लिस्ट को कहा जाता है संघ सूची, फिर स्टेट लिस्ट को कहा जाता है सब राज्य सूची और कॉन्करेंट लिस्ट को कहा जाता है समवर्ती सूची। इस प्रकार से 3 भागों में पूरे के पूरे जो सब्जेक्ट्स हैं या डिपार्टमेंट हैं उनको 3 भागों में बांट दिया गया है। अब हम एक एक को देखेंगे कि यूनियन लिस्ट क्या होता है। डियर स्टूडेंट, दीज आर द सब्जेक्ट्स ऑन विच सेंट्रल गवर्नमेंट हैव पावर टू मेक लॉ। यानी कि इसके अंतर्गत यूनियन लिस्ट के अंतर्गत वे सब्जेक्ट आते हैं, वे डिपार्टमेंट आते हैं जिस पर सिर्फ और सिर्फ किसको पावर होता है, यूनियन गवर्नमेंट को यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को अधिकार होता है कि वो कानून बनाएगा। सेकेंड इज स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट क्या है? दीज आर द सब्जेक्ट्स लिस्ट। यह सब्जेक्ट्स का एक ऐसा लिस्ट होता है ऑन विच स्टेट गवर्नमेंट विल मेक लॉ। इस पर कौन कानून बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाने का काम करेगा। लेकिन इन केस ऑफ इमरजेंसी, जिसको बोल सकते हैं प्रेसिडेंट रूल, अगर उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लग गया है तो इन दैट कंडीशन सेंट्रल गवर्नमेंट विल मेक लॉ ऑन द सब्जेक्ट्स विच आर मेंशन इन द स्टेट लिस्ट। यानी कि अगर किसी प्रकार की राज्य में आपात की स्थिति है तो ऐसे कंडीशन में इस स्टेट लिस्ट में जितने सब्जेक्ट आते हैं, जितने डिपार्टमेंट्स आते हैं, उन सारे डिपार्टमेंट्स पर कौन कानून बनाएगा? हमारा यूनियन लिस्ट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको पार्लियामेंट बोलते हैं, वही कानून बनाने का काम करेगा। एंड थर्ड इज द कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट जिसको हिंदी में बोला जाता है समवर्ती सूची। इट इज द थर्ड लिस्ट एंड टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इन दिस लिस्ट आर 47। इसमें जो सब्जेक्ट्स की संख्या होती है वह 47 होती है। यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स की संख्या होती है वह 97 है। राज्य सूची में जो है वो 66 है और जो समवर्ती सूची है जिसको कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं इसमें 47 है। डियर स्टूडेंट, यह नंबर जो है सब्जेक्ट का जो नंबर है यह घटता बढ़ता रहता है, समय समय पर यह इसमें फेरबदल होते रहते हैं। अब कॉन्करेंट लिस्ट को हम देखते हैं कि कॉन्करेंट लिस्ट क्या है। डियर स्टूडेंट, द ऑन दिस सब्जेक्ट विच आर अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट, ऑन दोज सब्जेक्ट स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट बोथ कैन मेक लॉ। यानी कि जो समवर्ती सूची का विषय है इसमें दोनों मिलकर के कानून बना सकते हैं। बट इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्शन द rule that is made by central government will be apply। लेकिन अगर दोनों में किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्शन आ जाता है तो ऐसी कंडीशन में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया नियम होगा वही अप्लाई होगा और स्टेट गवर्नमेंट का बनाया हुआ नियम अप्लाई नहीं होगा। फिर से सुन लीजिए, कॉन्करेंट लिस्ट एक ऐसा लिस्ट होता है कि इसमें जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उन सब सब्जेक्ट्स पर रूल रेगुलेशन बनाने का जो अधिकार होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी होता है और स्टेट गवर्नमेंट को भी होता है। बट इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्शन, अगर किसी कारणवश दोनों में विवाद हो जाता है यानी कि दोनों के बनाए गए नियमों में अंतर आ जाता है तो ऐसे कंडीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बनाया हुआ रूल रेगुलेशन है दैट विल बी अप्लाई। डियर स्टूडेंट, इसके बाद हम लोग देखेंगे स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर जिसको हिंदी में बोला जाता है राज्य की विधायिका या राज्य विधायिका। डियर स्टूडेंट, दिस स्टेट लेजिस्लेचर इज ए लॉ मेकिंग बॉडी फॉर द स्टेट। यह स्टेट के लिए कानून बनाने वाली एक संस्था है। इट इज 2 टाइप्स या 2 प्रकार की होती है, यूनिकामेरल एंड बाइकामेरल। यूनिकामेरल जिसको बोलते हैं एक सदनी एंड बाइकामेरल जिसको बोलते हैं द्विसदनी। यानी कि अब यूनिकामेरल किसको बोलेंगे और बाइकामेरल किसको बोलेंगे इसको समझ लीजिए। यूनिकामेरल आर द दोज legislature which have only a single house, that is legislative assembly। यानी कि यूनिकामेरल वह हाउस होता, वह लेजिस्लेचर होता है, ऐसा लेजिस्लेचर होता है जिसमें केवल और केवल एक हाउस होता है जिसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा। और बाइकामेरल आर द लेजिस्लेचर विच हैव
टू टाइप ऑफ हाउस, जिसमें दो प्रकार का हाउस होता है, एक लेजिस्लेटिव असेंबली होता है और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है। डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से इसको देख लीजिए ताकि क्लियर हो जाए। स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधायिका, इट इज ए लॉ मेकिंग बॉडी फॉर द स्टेट। इट इज टू टाइप्स, यूनिकामेरल लेजिस्लेचर एंड बाइकामेरल लेजिस्लेचर। यूनिकामेरल लेजिस्लेचर क्या है? ए स्टेट हैविंग वन हाउस ऑफ लेजिस्लेचर इज नोन एज बाइकामेरल लेजिस्लेचर, एंड स्टेट हैविंग टू हाउस ऑफ लेजिस्लेचर दैट इज नोन एज बाइकामेरल लेजिस्लेचर। यानी कि जिस लेजिस्लेचर में सिर्फ एक हाउस होता है, जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, वह यूनिकामेरल है, और वह लेजिस्लेचर जिसमें दो हाउस होते हैं उसको हम बाइकामेरल यानी कि द्विसदनी व्यवस्थापिका कहते हैं। डियर स्टूडेंट, जानकारी के लिए याद रखिए कि देयर आर द 7 स्टेट्स एट दिस टाइम दैट हैव द बाइकामेरल टाइप ऑफ लेजिस्लेचर। 7 स्टेट ऐसे हैं जहां पर बाइकामेरल की तरह का लेजिस्लेचर है। इसको याद करने का वो 7 स्टेट्स कौन कौन है जहां पर बाइकामेरल है, तो यहाँ पर एक देख सकते हैं आप, ट्रिक लिखा हुआ है KAMBUJ, उसके बाद है टी यानी कि कम्बुज टी। कम्बुज टी से आप जो है उन 7 स्टेट्स का नाम याद कर सकते हैं, जिसमें K फॉर हो गया कर्नाटका, A फॉर हो गया आंध्र प्रदेश, फिर है M फॉर महाराष्ट्र, B फॉर बिहार, U फॉर यूपी, J फॉर जम्मू कश्मीर एंड T फॉर तेलंगाना। आप लोगों के बुक में शायद 6 दिया हो, क्योंकि KAMBUJ यहीं तक दिया होगा, T नहीं दिया होगा, क्योंकि तेलंगाना चूंकि लास्ट में बना है बाद में बना, इसलिए हो सकता है तेलंगाना को काउंट न किया गया हो। बट देयर आर 7 स्टेट दैट हैव द बोथ हाउस ऑफ लेजिस्लेचर, सो दीज 7 स्टेट्स आर नोन एज बाइकामेरल स्टेट, इसलिए इनको बोला जाता है यहाँ पे द्विसदनी व्यवस्थापिका है। द्विसदनी व्यवस्थापिका का मतलब क्या कि दीज स्टेट्स हैव टू हाउस, फर्स्ट इज लेजिस्लेटिव असेंबली एंड सेकेंड इज लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव असेंबली दैट मीन्स विधानसभा, और लेजिस्लेटिव काउंसिल दैट मीन्स विधान परिषद। डियर स्टूडेंट, वन हाउस इज लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा एंड सेकेंड हाउस इज लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद। जानकारी के लिए इसको याद रखिए, लेजिस्लेटिव असेंबली इज द पब्लिक हाउस, इसको पब्लिक हाउस भी बोला जाता है। वाई? बिकॉज द मेंबर ऑफ दिस हाउस आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द स्टेट। इसके जो मेंबर होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर होते हैं इसको डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर नहीं होते हैं। सो लेजिस्लेटिव असेंबली इज नोन एज द पब्लिक हाउस, इसलिए इसको पब्लिक हाउस के नाम से भी जाना जाता है। डियर स्टूडेंट, जस्ट आफ्टर इट वी विल स्टडी अबाउट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल अंडर दिस टॉपिक्स। ये जो टॉपिक्स बनाया गया है सब टॉपिक्स, उस सब टॉपिक्स के अंतर्गत हम लोग लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल को पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट द नंबर ऑफ मेंबर्स। दोनों का कंपैरेटिव स्टडी करेंगे कि दोनों में नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं। डियर स्टूडेंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में बी 500। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में? 500 हो सकते हैं। एंड इन लेजिस्लेटिव काउंसिल हाउ मेनी मेंबर्स में बी मैक्सिमम? इसके लिए कोई भी निश्चित क्राइटेरिया नहीं है, बस एक रूल है कि द टोटल नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल नॉट मे बी मोर देन 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। यानी कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट है, इस लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट के 1/3 से अधिक इसके मेंबर नहीं हो सकते हैं। फिर से सुन लीजिए, इन लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद में द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स मे नॉट बी मोर देन द 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो टोटल सदस्यों की संख्या है वह लेजिस्लेटिव असेंबली के टोटल सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है।
और लेजिस्लेटिव असेंबली में मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या हो सकता है? इन लेजिस्लेटिव असेंबली मैक्सिमम स्ट्रेंथ में भी 500, तो उसमें 500 अधिकतम हो सकता है, अब मिनिमम 60, मिनिमम कितना हो सकता है? 60 हो सकता है। बट देयर आर द सम स्टेट्स दैट आर एज ए एक्सेप्शन, कुछ स्टेट ऐसे हैं जो एक्सेप्शन के रूप में है। एक्सेप्शन के रूप में है का मतलब क्या? कि वहां पर जो सदस्यों की जो संख्या है वह इससे मैच नहीं करती है। एज एग्जाम्पल आपके पास है जैसे सिक्किम है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, गोवा है। दीज आर द स्टेट दैट हैव लेस देन 60 मेंबर। वहां पर जो सदस्यों की संख्या लेजिस्लेटिव असेंबली के वो 60 से भी कम है, जिसमें सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश दैट हैव 40 मेंबर इन ईच स्टेट एंड गोवा दैट हैव ओनली 32 मेंबर। बाकी सब में सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में सदस्यों की संख्या 40-40 है, लेकिन गोवा में मात्र 32 सदस्य हैं। तो इस प्रकार से इस एक्सेप्शन के रूप में 4 स्टेट ऐसे हैं जहां पर नंबर ऑफ मेंबर्स जो है वो 60 से भी कम है। लेजिस्लेटिव काउंसिल में मैक्सिमम नंबर आपको पता चल गया होगा कि मैक्सिमम नंबर मे नॉट बी मोर देन द 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर देखा जाए प्रेजेंट टाइम में सबसे अधिक सदस्य कहां पर हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के, तो है यूपी, जहां पर टोटल सदस्यों की संख्या कितनी है? 100। और वहीं लेजिस्लेटिव असेंबली में देखा जाए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर कहां पर हैं, तो अभी है यूपी, उसमें कितने हैं? 403, यानी कि 403। डियर स्टूडेंट, नाउ वी विल सी द एज कंडीशन फॉर बीइंग द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव असेंबली का अगर मेंबर बनना है किसी को, तो दैट हैव नीड द एज ऑफ 25 ईयर्स एंड एज क्राइटेरिया फॉर द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इज 30 ईयर्स। यानी कि अगर लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हैं तो दैट हैव नीड ऑफ 25 ईयर्स एज, और अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल का चुनाव लड़ रहे हैं तो उसके लिए कितना एज क्राइटेरिया है? वो है 30 साल। डियर स्टूडेंट, इसके बाद हम लोग देखेंगे वर्किंग पीरियड। दोनों के वर्किंग पीरियड में क्या डिफरेंस है? द नॉर्मल टेन्योर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इज 5 ईयर। जो लेजिस्लेटिव असेंबली का जो नॉर्मल टेन्योर होता है वह कितने साल का होता है? 5 ईयर का होता है। बट इट कैन बी डिसॉल्व अर्लियर आल्सो इन केस ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट। अगर स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लग जाता है तो ऐसे कंडीशन में 5 ईयर का जो पीरियड है उसके पहले भी लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व किया जा सकता है, उसको भंग किया जा सकता है। अब ऐसे कंडीशन में अगर वो 5 साल के पहले भंग हो जाएगा, चूंकि यह लॉ मेकिंग बॉडी है, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे लॉ कौन बनाएगा? तो यहाँ पे बताया गया था स्टेट लिस्ट, और स्टेट लिस्ट में बताया गया था कि स्टेट लिस्ट में जो रूल बनाने का काम है, जो जितने भी सब्जेक्ट है उस पर रूल बनाने का काम है, वह स्टेट गवर्नमेंट का है। लेकिन ये भी बताया गया था कि इन केस ऑफ इमरजेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट विल मेक लॉ ऑन द सब्जेक्ट दैट आर मेंशन इन द स्टेट लिस्ट। लेकिन ये बताया गया था कि अगर इमरजेंसी आ जाता है तो स्टेट लिस्ट में कौन कानून बनाएंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मेंबर हैं, पार्लियामेंट के जो मेंबर हैं, वो बनाएंगे। यानी कि यहाँ पे जो 5 ईयर वर्किंग पीरियड दिख रहा है दैट इज अ नॉर्मल टर्म, या नॉर्मल टेन्योर है। बट इन केस ऑफ इमरजेंसी लेजिस्लेटिव असेंबली में भी डिसॉल्व, वह भंग हो सकती है 5 साल के पहले भी। डियर स्टूडेंट, नाउ वी विल सी द वर्किंग पीरियड ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। डियर स्टूडेंट, लेजिस्लेटिव काउंसिल इज ए परमानेंट बॉडी। यह जो है एक परमानेंट बॉडी है। इट कैन नॉट बी डिसॉल्व, यह डिसॉल्व होती ही नहीं है। लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद जो होती है, वो एक परमानेंट संस्था है, वो कभी डिसॉल्व होती ही नहीं, वो कभी भंग होती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके जो 1/3 मेंबर होते हैं, इट्स 1/3 मेंबर ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल के जितने टोटल मेंबर है उसके 1/3 मेंबर रिटायर्ड आफ्टर एवरी 2 ईयर्स। प्रत्येक 2 साल के बाद क्या होता है? वो रिटायर्ड होते रहते हैं, और उनके जगह पे पुनः इलेक्शन होता है, और इलेक्शन के बाद दूसरे मेंबर आ जाते हैं। इट मीन्स दैट आफ्टर एवरी 2 ईयर्स
दे आर हेल्ड एन इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, कि प्रत्येक 2 साल के बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल का इलेक्शन होगा और जो मेंबर जीतेंगे वो पुनः इसमें असेंबली में आ जाएंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल में आ जाएंगे। अगर देखा जाए नॉर्मल टेन्योर ऑफ ईच मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो ईच ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर्स टेन्योर है होता है 6 साल का। अगर एक एक लोगों का देखा जाए कि प्रत्येक लोग कितने साल तक इस हाउस में काम करते हैं, तो वह है 6 साल। लेकिन 6 साल पूरा होने के जस्ट बाद उसमें से जिसका जिसका 6 साल पूरा हुआ रहता है, उतने में से 2.5 मेंबर जो होते हैं वो अपने आप क्या होते हैं, रिटायर हो जाते हैं। उसके बाद पुनः 2 सदस्यों का चुनाव होता है, उसमें जो जीतता है वो पुनः आकर के अपना इस हाउस में शामिल हो जाता है। इस प्रकार से एक ऐसा हाउस है इट इज नोन एज परमानेंट हाउस। इसको हम बोलते हैं परमानेंट हाउस है, बिकॉज इट नेवर डिसॉल्व, यह कभी भंग होता ही नहीं है। डियर स्टूडेंट, आफ्टर दिस वी विल सी हेड ऑफ हाउस। दोनों हाउस में हेड होते हैं, जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा में एक हेड होते हैं जो हाउस को वो मैनेजिंग करने का काम करता है, या फिर सुपरविजन करता है, या फिर प्रेसिडाइज करने का काम करता है, दैट इज नोन एज स्पीकर। यानी कि हेड ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इज नोन एज स्पीकर एंड हेड ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इज नोन एज चेयरमैन। इसमें जो हेड होता है उसको स्पीकर बोला जाता है और इसमें जो अध्यक्ष होता है उसको चेयरमैन बोला जाता है। लेकिन अगर हिंदी में अर्थ देखें तो दोनों का मतलब अध्यक्ष से ही होता है। और स्पीकर से नीचे एक मेंबर होते हैं जिनको डिप्टी स्पीकर बोला जाता है। सेम चेयरमैन के नीचे जो होते हैं दैट इज नोन एज वाइस चेयरमैन। और हिंदी में अगर देखा जाए तो दोनों का मतलब सेम है, इनका अध्यक्ष तो इनका उपाध्यक्ष, ये है अध्यक्ष और ये है उपाध्यक्ष। इट मीन्स देयर विल बी ए स्पीकर एंड देयर विल बी डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन। इस प्रकार से यह दोनों चारों लोगों का इलेक्शन होता है। अब इलेक्शन नहीं मान करके इसको हम कहेंगे इनका सिलेक्शन होता है, क्योंकि ये जो मेंबर होते हैं स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन, दे आर नॉट इलेक्टेड पर्सन, they are elect as the legislative assembly member or legislative council member. They are not elect as speaker or deputy speaker, chairman और vice chairman, या चेयरमैन, वाइस चेयरमैन या स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के रूप में चुनाव नहीं लड़के आते हैं। दे come as a member of legislative assembly and as a member of legislative council, but the member of legislative assembly select them as speaker or chairman. अब ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर होते हैं यही अपने में से किसी एक व्यक्ति को स्पीकर या चाहे किसी एक को डिप्टी स्पीकर का चयन के रूप में कर लेते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर भी अपने में से ही किसी एक को चेयरमैन बना देते हैं और एक को वाइस चेयरमैन बना देते हैं। जैसे जो क्लास में बच्चे होते हैं वो अपने ग्रुप से ही किसी एक को सिलेक्ट कर लेते हैं कि ही विल बी माई मॉनिटर, कि वह मेरा मॉनिटर होगा, एंड ही विल बी द सेकेंड मॉनिटर, और वो सेकेंड मॉनिटर होगा। इस तरह से इसमें भी कर लिया जाता है। डियर स्टूडेंट, बाकी का जो टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट डे में पढ़ेंगे। थैंक यू।